Good evening, friends. Today we will discuss about non-aligned movement. सो नॉन लाइन मूवमेंट बेसिकली होता क्या है कि जब कोल्ड वॉर का टाइम होता है, कोल्ड वॉर के टाइम में कि यूएस और जो सोवियत यूनियन होता है उस टाइम में हमारे पास रशिया नहीं होता, उस टाइम में पूरा सोवियत यूनियन होता है। तो वो लोग अलग अलग कंट्रीज़ की जो है अपने आप को अलाइन कर रहे थे कि हमारी साइड को ये कंट्रियाँ आए। तो उस दौर में हमारे पास 1955 में कंसेप्ट आता है जिसमें एशिया और अफ्रीका की कंट्री एक मिलके आपस में इंडोनेशिया में बांडंग जगह होती है, ये वाली जगह है। तो यहाँ पे एक समिट होती है, वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमें फर्दर क्या करना है, किस कंट्री के साइड को हमने अलाइन करना है। तो जो फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट की जो समिट है वो यूगो बेलग्रेड में होती है, ठीक है। फर्स्ट समिट जो होती है बेसिक आइडिया कब आता है 1955 में बांडंग कॉन्फ्रेंस में। जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है नॉन अलाइन मूवमेंट की वो होती है बेलग्रेड, यूगोस्लेविया, सितंबर 1961 में। इसमें हमारे पास 120 कंट्रीज़ है। 2018 तक 120 कंट्रीज़ थी। 53 कंट्रीज़ में अफ्रीका से है, 39 कंट्री एशिया से है, 26 कंट्री लैटिन अमेरिकन है और कैरिबियन है 2 कंट्रीज़, और हमारे पास 2 यूरोप से भी इसमें बेलारूस और अजरबैजान। तो इसके बाद हमारे पास 17 कंट्री एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑब्जर्वर स्टेटस है उनको नेम में मिला हुआ। उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट की जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हमने बोला बेलग्रेड में होती है। इसमें लीडर कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारे पास जोसिप ब्रोज टिटो स्लेविया के, और नैसर इजिप्ट के होते हैं, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से होते हैं, एक घाना से होते हैं, और उसके बाद इंडोनेशिया के लीडर्स होते हैं। हमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे पास पंडित नेहरू के टाइम की ये जो है मूवमेंट थी। उसके बाद हमारे पास द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज एनोमरेटेड इन हवाना डेक्लेरेशन। सो इसका पर्पस जो है हवाना डेक्लेरेशन में डिसाइड किया जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी मतलब कि कंट्री है राइट टू डिसाइड इट्स इंटरनल मैटर, कि मतलब कंट्री स्वतंत्र है अपने जो भी उन्होंने डिसीजन करना है। उसके बाद टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि कंट्री अपने जो टेरिटरी उसकी रक्षा कर सकती है। सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइन कंट्री, जो नॉन अलाइन मूवमेंट में कंट्री जुड़ी उनकी सिक्योरिटी करनी है। कॉलोनिज्म रेसिज्म के अगेंस्ट में और फॉरेन सब्जुगेशन के अगेंस्ट में स्ट्रगल था ये कंट्रीज़ का। उसके बाद प्रिंसिपल क्या क्या है इसकी। सो बेसिकली इसकी जो फिलोसफी है दैट इज़ बेस्ड ऑन द पंचशील प्रिंसिपल। तो सम ऑफ इसमें डिस्कस्ड इन्होंने किए हैं कि इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लॉ के जो चार्टर है, प्रिंसिपल है, उनको उनको मतलब रिस्पेक्ट करना है। हर एक कंट्री की सोवरेन इक्वलिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंटरनेशनली उनको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंग उनको रिजॉल्व करना है। उसके बाद कंट्रीज़ की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी उसको रिस्पेक्ट करना है। डिफेंस का प्रमोशन करना है, और जो हमारे पास शेयर्ड इंटरेस्ट है, शेयर्ड इंटरेस्ट मतलब कोई फॉर एग्जांपल जैसे क्लाइमेट चेंज है, ये एक शेयर्ड इंटरेस्ट हुआ। जस्टिस है और कोऑपरेशन, उनको हमने रिस्पेक्ट करना और उनको ओबे करना है। रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट राइट फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, कुछ नहीं है बेसिकली ये एक दो दो तीन चार पढ़ लेना कि किस चीज़ से के लिए बनी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ऑब्जेक्टिव है क्रिएट एन इंडिपेंडेंट पाथ इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स दैट वुड नॉट रिजल्ट इन मेंबर स्टेट बिकमिंग पॉन इन द स्ट्रगल बिटवीन द टू मेजर पावर, कि हमने ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ अपने आप को अलाइन करना है कि कोई जैसे पावर स्ट्रगल है, उस टाइम सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में पावर स्ट्रगल था, कि हम अपने मतलब नॉन अभी बाकी कंट्रियों को उनसे क्या लेना है, तो हम अपने आप में अलग ही रहें उन कंट्रियों से। और सेकंड इसका ये था कि इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, नियो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में हमने एक सिंगल अप्रोच रखना है। सो कोल्ड वॉर एरा के टाइम में नॉन अलाइन मूवमेंट का क्या रोल रहता है अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड होता है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेसिस, उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया। उसके बाद डिस आर्मामेंट, जो न्यूक्लियर वेपन है उनको हमने फेज्ड मैनर में डिसआर्मामेंट करना उसका। उसका यूएनएससी रिफॉर्म्स, यूएनएससी में रिफॉर्म लाने हैं, जिस रिफॉर्म ऐसे कि जो
जो डोमिनेशन है रशिया एंड यूएसएसआर था उस टाइम में, और यूएस और यूएसएसआर के बीच जो उनकी डोमिनेशन है उसको हमने डिक्रीज़ करना है। उसके बाद इंडिया की पोजीशन, इंडिया एक तो हमें पता कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। इंडियन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यूएस रेज्ड इंडियाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंक्लिनेशन टू यूएस रेज्ड क्वेश्चन, इसको छोड़ो। अब 2016 में जो हुआ था उसको स्किप किया था इंडिया ने। उसके बाद हमारे पास इस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ G20 का मेंबर है इंडिया, और न्यूक्लियर वेपन पावर, न्यूक्लियर वेपन है ही है हमारे पास। उसके बाद में हम करते हैं शंघाई SCO का, इस पर कोई रोल नहीं है, इसका छोड़ो। एमर्जिंग ग्लोबल लीडर, ये सब ये तो चलो बेस, इसको आप खुद से कर सकते हैं। रेलेवेंस ऑफ नेम, रेलेवेंस क्या रहता है इसका, वर्ल्ड पीस के लिए ज़रूरी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए भी ज़रूरी है, थर्ड वर्ल्ड नेशंस, एक टाइप से मतलब ये है कि एक थर्ड फंड तैयार हो गया है, मतलब यूएन को सपोर्ट करता है। उसके बाद डेवलपिंग नेशंस है उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन राइट्स के भी काम कर रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी काम कर रहा है इसके ऊपर। सो बेसिकली इस पे इतना ही है। इसका फाउंडेशन ईयर, कौन कौन सी समिट होती है, मांडंग वो होता है, मीटिंग होती है उनकी, उसके बाद में बेलग्रेड में फर्स्ट वो होता है 1961 में बनता है। उसके बाद में इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल है, जो ये सब है दे आर दीज पॉइंट्स आर रेलेवेंट फॉर द मेंस पर्पस ओनली। उस जो प्री के पर्पस के लिए दैट इज़ ओनली अप टू हेयर। उसके बाद में सिद्धांत पंचशील नॉट इम्पॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।